क्या हुआ? कैसे हो? बातें बंद करो। अदिति, बातें कैसे हो रही है भाई? क्या कह रहे हो? कौन? क्यों? ना तो मैं तो बाहर बैठ गया था, आ गया था। चलो, क्या पढ़ रहे थे? है भाई? कुछ पढ़ रहे थे क्या? कुछ नहीं? तो फिर कल क्या किया? बातें की? क्या चल रहा है? ध्वनि के प्रभाव हो गया ना? प्रभाव तो कौन सा प्रदूषण बचा? फटाफट दोनों पूरा कर लेते। लिखो मृदा प्रदूषण। अगला लिखो मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। लिखो भाई सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। लिखो मिट्टी की भौतिक व रासायनिक संरचना में, मिट्टी की भौतिक व रासायनिक संरचना में, मिट्टी की भौतिक व रासायनिक संरचना में ऐसा परिवर्तन जो जीवों के लिए हानिकारक हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। जीवों के लिए हानिकारक हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो सॉइल पोल्यूशन किसको कहेंगे मित्रों? मिट्टी के प्रदूषण को। और मिट्टी का प्रदूषण किसका होगा? जिसमें भौतिक और रासायनिक संरचना बदल जाए और बदलने से ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो कि जीव के लिए हानिकारक हो जाए, उसको अपन क्या नाम दे देंगे? मृदा प्रदूषण। लिखो इसके कारण, मृदा प्रदूषण के कारण कौन से होंगे मित्रों? पहले तो लिखो प्राकृतिक आपदाएं। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी मिट्टी का कटाव होता है। लिखो प्राकृतिक आपदाएं। जैसे भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश होना, अतिवृष्टि। ज्वालामुखी का लावा निकलता है तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को जला करके नष्ट कर देता है। भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान आते मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी वहां से चली जाए तो याद करो, आंधी में, तूफान में उड़ करके आगे बढ़ जाती है। भूकंप में मिट्टी धंस जाती है, भूस्खलन हो जाता है। तो हमेशा मिट्टी में क्या हो जाएगा? नुकसान। और इसके अलावा लिखो मानव जनित, ये तो प्राकृतिक आपदाएं हो गई। मानव जनित में लिखो वनस्पति हानि, सबसे मेन कारण वनस्पति हानि। हाँ, दूसरा कारण लिखो वनस्पति हानि, वनस्पति की कटाई, वनस्पति हानि। वनस्पति हमेशा मिट्टी को जकड़ के रखती है। नेक्स्ट, अत्यधिक खनन, अत्यधिक खनन बहुत चर्चा में चल रहा है।
और एक साधु जी ने आत्महत्या भी कर ली अवैध खनन रोकने के लिए, भरतपुर के अंदर, सुना है? तो चर्चा में मुद्दा अवैध खनन का थोड़ा सा ध्यान रखना। अवैध खनन, और लिखो बेटा, अत्यधिक पशुचारण, पशुओं के खुर से मिट्टी को नुकसान होता है। अत्यधिक पशुचारण, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है। अम्लीय वर्षा, कीटनाशकों का उपयोग, खेती में कीटनाशक डालते हैं ना, रसायन, तो वो भी तो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। कीटनाशकों का प्रयोग, उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग, ये हुए मित्रों मिट्टी की प्रदूषण के कारण। लिखो प्रभाव, इफेक्ट। क्या प्रभाव होगा मित्रों? लिखो, फसल उत्पादन में कमी, फसल उत्पादन में कमी, फसल उत्पादन में कमी, और लिखो वनस्पति हानि, वे पेड़ पौधे भी तो कम हो रहे हैं, मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो। वनस्पति हानि, ये वो दो बड़े कारण होंगे जिसका संबंध होगा मिट्टी से। बढ़े आगे, नेक्स्ट लास्ट लिखो विकिरण प्रदूषण, रेडिएशन पॉल्यूशन, विकिरण प्रदूषण। विकिरण प्रदूषण, विकिरण। मित्रों, विकिरण वातावरण में जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें, जैसे एक्सरेज, पराबैंगनी किरणें, ये सब वातावरण में आकर के हमारे लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेगी। जैसे मोबाइल की रेडियो तरंगे, ये हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करनी है, और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने तो प्रदूषण होता है, और जिसकी वजह से होता है वही प्रदूषण हो रहा है। तो विकिरणों की वजह से हो रहा है, तो नाम दे दिया विकिरण प्रदूषण। याद करो हिरोशिमा नागासाकी, जापान के दो शहर जहां पर परमाणु विस्फोट, परमाणु बम छोड़े गए थे, वहां के वातावरण में अल्फा बीटा गामा किरणें हैं, और वो आज भी प्रभाव उत्पन्न कर रही थी सालों बाद, और आज भी वहां आनुवांशिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो संतान पैदा हो रही है उनके शरीर में कुछ न कुछ डिसऑर्डर आ रहे हैं, कुछ न कुछ दिव्यांगता आ रही है, अपंगता आ रही है। ये हानिकारक प्रभाव ही तो हुआ, तो ये विकिरणों के कारण होता है। जैसे वातावरण में कैंसर, पराबैंगनी किरणों से त्वचा खराब हो रही है, तो ये भी तो हानि हुई। जैसे रेडियो तरंगों से शरीर में कई सारे नुकसान होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं, तो ये भी तो नुकसान ही है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? विकिरण की वजह से। तो कैसा प्रदूषण हो गया? विकिरण, रेडिएशन। तो लिखो कारण, विकिरण प्रदूषण के कारण। पहला लिखो बेटा प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण, नेचुरल। बताओ प्राकृतिक कारण कौन से होंगे? लिखो चट्टानों में उपस्थित, चट्टान, चट्टान में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ, चट्टानों में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली अल्फा बीटा गामा किरणें चट्टान में उपस्थित अल्फा बीटा गामा रेज
ये प्राकृतिक रूप से मित्रों चट्टानों के अंदर जैसे थोरियम, यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो इनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है वातावरण में और पर्यावरण में प्रदूषण फैलाती हैं। और लिखो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ये भी तो प्राकृतिक ही है। दूसरा लिखो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें। अब लिखो बेटा मानव जनित कारण, मानव जनित कारण। मानव जनित कारण, मानव जनित कारण कौन से होंगे? जो मनुष्य के द्वारा विकिरणों का स्रोत होगा। एग्जाम्पल लिखो परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण, भाई परमाणु हथियारों का परीक्षण करते हैं तो बहुत सारी किरणें निकलती हैं। परमाणु हथियारों का उपयोग, दूसरा बिंदु, पहला लिखा परमाणु परीक्षण, दूसरा लिखो परमाणु हथियारों का प्रयोग, परमाणु हथियारों का प्रयोग। तीसरा लिखो बेटा नाभिकीय संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर का लीकेज होना। नाभिकीय संयंत्र या क्या बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, जहां पर परमाणु बम पदार्थों का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वो कई बार लीकेज हो जाते हैं तो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो मैंने बोला नाभिकीय रिएक्टर का लीकेज होना, लीकेज। और लिखो मोबाइल टावर, मोबाइल टावर से निकलने वाली किरणें, मोबाइल टावर, तो ये हो जाएंगे प्यारे मित्रों आपके विकिरण प्रदूषण के। अब लिखो इसके प्रभाव, इफेक्ट। प्रभाव में लिखो बेटा जीवों में उत्परिवर्तन होने से, उत्परिवर्तन म्यूटेशन, उत्परिवर्तन होने से कई प्रकार के आनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं। उत्परिवर्तन होने से कई प्रकार के आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं, जेनेटिकल डिसीज। उत्परिवर्तन होने से कई प्रकार के आनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं। कौन से रोग उत्पन्न होंगे बेटा? आनुवांशिक। और लिखो पराबैंगनी किरणों से त्वचा संबंधी रोग, पराबैंगनी किरणों से त्वचा संबंधी रोग होते हैं। और लिखो रेडियो तरंगों से हृदय संबंधी रोग, रेडियो तरंगों से हृदय संबंधी रोग। तो ये प्यारे विद्यार्थियों कई सारे कारण हैं जो विकिरणों के द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया मित्रों आपका प्रदूषण का छोटा सा टॉपिक। मैंने इसको छोटा करने का प्रयास किया, लंबा चौड़ा नहीं। अब लिखो आगे, हो गया पर्यावरण प्रदूषण। अच्छा, पर्यावरण के अंदर प्रदूषण के साथ कचरा भी उत्पन्न होता है, तो इस कचरे का निपटान कैसे करेंगे, इसके बारे में पिछली बार भी आपके प्रश्न RRR का आया हुआ है, रिड्यूस रीयूज। तो थोड़ा सा कचरे का निपटान वर्तमान में चल भी रहा चर्चा में, तो 2 लाइनें 4 लाइनें में आपको वो 7th क्लास के चैप्टर की पढ़ा देता हूँ। मित्रों थोड़ा सा बोर्ड पे देखना और मैटर आपको प्रिंट करके मिल जाएगा, ठीक है? एक बार समझने का प्रयास करना। इधर अच्छे से बोर्ड पे देखना, लिखने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट बस समय बच जाएगा।
ताकि लिखने का टाइम नहीं रहेगा। थ्योरिकल पार्ट है तो फटाफट हो जाएगा। इधर मित्रों हम बात किसकी कर रहे हैं? कचरा के मैनेजमेंट की, प्रबंधन की। कचरा तो हो गया, अब कचरे को प्रबंधन करके उचित निपटान कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें ताकि वो ज्यादा लंबे समय तक प्रदूषण नहीं फैलाए। मतलब कचरा प्रदूषण कैसे हो रहा है ये तो हमने खूब सारा पढ़ लिया, अब इसको रोके कैसे। तो सबसे पहले आपके सामने शब्द क्या आया बेटा? कचरा। तो बताओ कचरा क्या होता है? कचरा कचरा होता है ऐसे पदार्थ जो जीवों के लिए अनावश्यक हो जाए, जो आवश्यक नहीं हो, वो हमारे लिए क्या होता है? कचरा। एक उदाहरण देता हूं। आप घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हो और मम्मी मान लो घर में सफाई कर रही है। सफाई करते करते कोई कागज उसके हाथ लगा तो वो जोर से आवाज लगाती है, बेटा ये तेरे काम का है क्या? कि क्या है मम्मी? उसने कुछ शब्द पढ़ के बताया, नहीं ये तो कोई बिल है पुराना। अच्छा तो डाल दूं कचरे में? हाँ, ये हो गया कचरा। फिर आगे बढ़े और एक पेज और हाथ में आया और बोला ये काम का है क्या? कि क्या है? कि कोई पेपर है? नहीं रख दो, काम का है। तो ये नहीं, कचरा। आया समझ में? कहते नहीं कहते ये मेरे काम का नहीं, ये ले कचरे में। तो समझ गए प्रकृति में, वातावरण में, हमारे आसपास उपस्थित, घर में उपस्थित ऐसी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी नहीं हो, अनावश्यक हो जाए, आवश्यक नहीं हो, वही क्या होता है? कचरा। और वही अगर कोई बिल रिफंड हो, कोई वापस पैसे मिलने वाले हो, नहीं नहीं ये कचरा नहीं है, ये बहुत काम की चीज है, इसको ऊपर रखो। आता नहीं आता समझ में? तो जो काम का नहीं हो जाएगा, ये ले कचरा। पढ़ते पढ़ते कोई पेज में गड़बड़ घोटाला हो गया, ये कचरा। हुआ कि नहीं हुआ? और कोई पेज बेटे जमा के लिए काम कोई फाड़ दे तो ये तो बहुत जरूरी है। तो समझ गए ना, ऐसी वस्तु जो दैनिक जीवन में अनुपयोगी हो जाए, उपयोगी नहीं रहे, वही क्या होता है? कचरा। अब उस कचरे का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बेटा? निपटान करना चाहिए। कचरे का क्या करोगे? निपटारा। कैसे? कैसे करोगे? जैसे करोगे वैसे ही करोगे, है भाई? तो लिखो। अच्छा हाँ सॉरी, लिखना तो है ही नहीं, सॉरी शक्तिमान। बेटा कचरा यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। प्लास्टिक की थैली, कंकर पत्थर, कंकर पत्थर हुए ना बड़े छोटे मोटे नैने मोटे, डिस्पोजल, बोतल, पेड़ पौधों की पत्तियां, सड़े गले भोज्य पदार्थ, इनके कारण क्या फैलता है? कचरा। इसलिए हमारी सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया। ये डेट अच्छे से याद रख लेना, मेरे मुंह से 2 दिन हो गया निकल रही है। हाँ, और जो याद रखना, आज तक का भगवान की कृपा रही है, जो बार बार मुंह से निकला है वो पेपर में दिखा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस मामले में मैं लकी भी हूं थोड़ा बहुत, मेरे किस्मत कनेक्शन भी काम करते। तो ध्यान रखना, सब्जी के छिलके, कागज, ये सब हमारे लिए क्या होंगे मित्रों? घरेलू कचरे के उदाहरण। जबकि प्लास्टिक की थैली, कागज की थैली किसकी होगी मित्रों? सामुदायिक कचरा। क्योंकि याद करो, प्लास्टिक की थैली या कपड़े की थैली एक पूरे समुदाय के द्वारा जाकर के दुकान पे यूज किया जाता है, जबकि सब्जी छिलके स्पेशल घर लाके केवल घर में अपन सिंगल यूज करते हैं परिवार के सदस्य। तो जो घर में यूज की जाती है वो कहलाएगा घरेलू कचरा, और जो सामूहिक यूज की जाती है वो कहलाएगा सामुदायिक कचरा। तो कभी आ जाए निम्न में से कौन सा सामुदायिक कचरा है? अब है तो बहुत सिंपल शब्द, लेकिन यही कई बार हमारे लिए दुख दे देते हैं। ध्यान रखना छोटी छोटी चीजों को। अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसे काम जो अनावश्यक हो जाए, ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए क्या हो जाए बेटा? अनावश्यक, यानी कि क्या हो जाए? अनुपयोगी, उसी को अपन वर्तमान में क्या कहते हैं? कचरा। अभी उदाहरण देखिए, मैंने बताया वही कागज कुछ समय पहले हमारे लिए बहुत उपयोगी था और 10 सेकंड बाद ही वो क्या हो जाएगा? कचरा। आया समझ में कुछ? मान लो घर में कोई पुराना मोबाइल का बिल पड़ा है और जिस समय वो मोबाइल हाथ में था तब उस बिल की वैल्यू क्या थी? संभाल के रखना, कोई खराब हो जाए तो वापस चेंज कराएंगे।
और वही मोबाइल ही नहीं रहा और कहीं पुराना बिल मिला, कचरा। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अब वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो ऐसे पदार्थ जो दैनिक जीवन में क्या हो जाए बेटा, अनावश्यक, अनुपयोगी, उसी को वर्तमान में हम क्या संज्ञा देंगे, कचरा। अरे केला पड़ा है, केले का जब तक केला है तब तक बहुत उपयोगी है, केला खा गया पीछे छिलका बचा तो अब वो कचरा। वही 10 मिनट पहले क्या था, उपयोगी। आया समझ में? तो ऐसे पदार्थ जो शरीर में अनावश्यक हो जाए उसी को अपन क्या नाम देते हैं, कचरा। तो कचरा क्या है, क्लियर हो गया ना? सत्य असत्य कथन आए तो रटने की जरूरत थोड़ी है, कचरा कचरा है। अच्छा, कचरा अपशिष्ट के प्रकार क्या, अरे देख लेते हैं। लिखा भाई, इधर देखो, देखा कि लिखा क्या? अब कचरा एक प्रकार, अलग अलग कचरे के। पहला प्रकार है बेटा जैव निम्नीकरणीय। अब मुझे लगता है जैव निम्नीकरणीय शब्द देखते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल। क्या होता है बायोडिग्रेडेबल? जैव निम्नीकरणीय। क्या होता है जैव निम्नीकरणीय? बायोडिग्रेडेबल। बहुत बढ़िया। अरे मैंने पढ़ा रखा, इसको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कचरा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाए, जल्दी नष्ट हो जाए, उसी को अपन क्या बोलेंगे, जैव निम्नीकरणीय। याद करो कल के वो पल जो बीते थे, कल पढ़े ना मैंने। क्या प्रदूषक के प्रकार नहीं पढ़े? तो जैव निम्नीकरणीय नहीं पढ़ाया? उसमें क्या लिखाया, जैव अवघटनीय पदार्थ जो जीवों द्वारा क्या हो जाए, अपघटित। अब क्या लिखा देखो, वे अपशिष्ट पदार्थ जो जीवाणु द्वारा अपघटित होकर खाद्य में परिवर्तित हो जाता है। तो जीवाणु जीव नहीं हुआ, निर्जीव हुआ। गजब की कमाल करते हो यार। हर जगह थ्योरी पढ़ना जरूरी थोड़ी होता है, कई बार शब्द देख के अर्थ निकालना पड़ जाता है। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, वे अपशिष्ट पदार्थ जो जीवों द्वारा, अब कोई भी जीव होता है उसके द्वारा क्या हो जाए, अपघटित, और अपघटित होकर नष्ट हो जाए, खाद बन जाए, उसी को क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय। अरे वो तो यूं ही निकल गया रे, वापस दे दे बस। अब देखा बेटा, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, बताओ जल्दी नष्ट होगी कि नहीं होगी? फल, सब्जियां के छिलके, गोबर आदि, ये सब क्या कहलाता है बेटा, जैव निम्नीकरणीय। अगला जैव अनिम्नीकरणीय। अनिम्नीकरणीय किसको बोलते हैं? वे अपशिष्ट पदार्थ जो जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होकर मृदा में मिलते रहते हैं, चारों ओर फैले रहते हैं और लंबे समय तक प्रदूषण फैलाते रहते हैं। मित्रों, जैसे धातु के टुकड़े, पारा, शीशा, सब क्या था, धातु ही तो था। जैसे प्लास्टिक लिखाया था कल आपको मैंने, तो ये शब्द आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इनकी परिभाषा आपको याद है। मान लो, विश्वास कर लो, खुद पे क्या आप पे, दोनों पे, ठीक है। फिर देखो मित्रों, ये तो हो गया कितने प्रकार का, दो। किसके आधार पर, निपटान के आधार पर, जीवों द्वारा और जीवों द्वारा नहीं। निपटाने तो है। अगला कौन सा कचरा बेटा, ठोस अपशिष्ट पदार्थ। यह कचरा ठोस अवस्था में पाया जाता है, जैसे कांच का टुकड़ा ठोस हुआ नहीं हुआ, जैसे फल सब्जी, तो जो ठोस अवस्था में होगा वो ठोस कचरा, और जो तरल होगा वो कैसा कहलाएगा, लिक्विड तरल कचरा। द्रव अपशिष्ट, लिक्विड हो गया ना द्रव, और गैस अपशिष्ट जो गैसों के रूप में होता है, जैसे वाहनों का धुआं। तो अवस्था के रूप में कितना हुआ, कौन कौन, ठोस द्रव गैस। तो मुख्य अवस्था भी कितनी होती है, 3, और निपटान के आधार पर कितने हुए, कौन कौन से, कौन कौन से हुए बेटा, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। बताओ जैव निम्नीकरणीय कौन होगा, जो जीवों द्वारा आसानी से क्या हो जाए, अपघटित। और अनिम्नीकरणीय क्या होगा, जो जीवों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं हो, चारों ओर फैला रहेगा, लंबे समय तक प्रदूषण फैलाता रहेगा। फिर हमने बात की अवस्था के आधार पर कितने प्रकार होंगे, 3। कौन कौन से बेटा, ठोस द्रव और गैस। कितने होंगे बेटा, 3। कौन कौन से, 1, 2 और 3। कोई दिक्कत ना, बोलो।
याद हुआ कुछ? कचरा क्या होता है? कचरा कचरा क्या सुबह सुबह कचरा कचरा कर रहे हो? ऐसी वस्तुएं जो दैनिक जीवन में क्या हो जाए, अनुपयोगी, जिनका क्या हो जाए, अयूज, जो हमारी उपयोगी नहीं हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? कचरा। कचरा कितने प्रकार का होता है? अपघटन के आधार पर 2 प्रकार का और अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। बढ़ू आगे, सिंपल चीजें है ना। अब बात करते हैं कचरे के किसकी? प्रबंधन की, मैनेजमेंट की, नष्ट करने की विधियां, हटाने की विधियां। पहली विधि क्या है बेटा? वर्मी कंपोस्ट। बताओ वर्मी कल्चर किसका पालन होता है? केंचुए का। तो केंचुए द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या नाम देंगे? वर्मी कंपोस्ट। देख लो यहाँ लिखा हुआ होगा, इसके अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थ लाल केंचुए द्वारा इन कार्बनिक पदार्थों को खाकर के वापस अपशिष्ट के रूप में क्या निकालेगा? खाद में। इसी को अपन कौन सी खाद कहेंगे? वर्मी कंपोस्ट। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? कंपोस्टिंग। याद करो, किसानों का मित्र किसे कहते हैं? इस कारण, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट गाँव में, आप गाँव से जुड़े हुए हो तो याद करो, गांव में सरकार द्वारा केंचुए उपलब्ध करवाए जा रहे और 5,000 या कुछ ऐसी आर्थिक सहायता दी जा रही है। हेलो हेलो, रमेश ने को बात करो, उनकी वेट करो, रेलवे स्टेशन खड़ा। तो वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा बनेगा? पहले तो ये ध्यान रखना, वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा बनता है? केंचुए से। वर्मी कल्चर किसका पालन है? केंचुए से बनने वाली खाद क्या कहलाती है? तो बेटा जो अपशिष्ट होता है मलमूत्र जैसे गोबर, तो गोबर को अपन केंचुए के ऊपर डालो, थोड़ी मिट्टी डालो, क्योंकि केंचुआ हमेशा कैसा होना चाहिए? नमी अवस्था में। अगर नमी नहीं हुई, सूख गया, तो केंचुआ मर जाएगा। क्यों? क्योंकि केंचुआ शोषण हमेशा त्वचा से करता है और जो भी जीव शोषण त्वचा से करते हैं उनका बाहरी भाग हमेशा गीला होना चाहिए, और अगर गीला नहीं हुआ तो उनका दम घुटेगा और दम घुटने से क्या हो जाएगी? मृत्यु। आया समझ में? तो जहां भी केंचुआ पाल रखा वहां हमेशा क्या डालते रहते हैं? पानी। याद करो, केंचुआ जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में आड़िया, जो बारिश के दिनों में मिलेगा अभी। केंचुआ छोटा सा होता है जिसके शरीर पर खंड होते हैं बहुत सारे सेगमेंटेड, लाल लाल कलर के छोटे छोटे खंडों वाले जीव होते हैं, लट टाइप इतने इतने, उनको अपन अर्थवर्म केंचुआ कहते हैं। और ये केंचुए खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। अभी मिल जाएगा, बारिश के दिनों में नमी नमी है, गीला है, तो केंचुआ आपको मिल जाएगा। कैसा होता है? गांव में जाकर संपर्क करो किसानों के मित्रों से, हैं, जहां जो भी बोलते हो वही कुल मिला के समझ में आ गया। अच्छा, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, किसानों का मित्र कौन है? केंचुआ, क्योंकि वो खाद बनाता है। अच्छा, अगला है बेटा, दूसरा क्या है? कंपोस्ट। कंपोस्ट के अंतर्गत जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा क्या बनाती है? खाद। वही केंचुआ बनाए तो वर्मी कंपोस्ट, सब्जी वगैरह को सड़ाकर बनाए तो जैव निम्नीकरण है। इसमें सामग्री में क्या करेंगे? एक खड्डा डालेंगे। याद करो, कहा भी जाता है, टीवी में ऐड भी आते हैं, कचरे को फेंको मत। सब्जी जो घर में बचती है, फल फ्रूट के कचरा जो बचता है, घर के आसपास एक खड्डा बनाओ, खड्डे में अच्छी तरह से क्या डाल दो? मिट्टी से ढक दो, कोई भी लगा करके क्या लगा दो ऊपर ढक्कन, और ढक्कन के ऊपर वापस मिट्टी डाल दो और छोटा सा छेद रखो जहाँ से सब्जी फल फ्रूट डाल सकते हैं। फिर मित्रों उसको क्या करेंगे? छायादार भागे बनाएंगे, उसमें नमी बनी रही, हवा लगातार मिलती रही, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। फिर क्या होगा मित्रों? कुछ महीनों बाद वो जीवाणु सड़ाएंगे और सड़ करके वो क्या बन जाएगी? खाद, और वापस निकालो। जैसे कि गोबर गैस, गोबर गैस नाम सुना? वो ऐसे ही तो है मित्रों, सेम, बस वहाँ गोबर का प्रयोग करते हैं, यहाँ अपन घरेलू कचरे का प्रयोग कर लो। और मित्रों इसका उपयोग किसानों द्वारा वापस हटा करके खाद के रूप में कहाँ डालते हैं? खेतों में। लेकिन आजकल ऐसा करते हो क्या? लेकिन ये कचरा निपटान का एक विधि है। घर के आसपास छायादार भाग में खड्डा बनाओ, खड्डा बना के खड्डे को वापस ढक दो, थोड़ा सा जगह रखो चाहिए ताकि हवा आती रहे, और सब्जी फल फ्रूट भी डालते रहो, और वो महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना बाद सड़ेगी और सड़ करके खाद बनेगी। वापस ढक्कन हटाओ, खाद निकालो, खेत में ले जाओ। तो ये कचरे को निपटाने की एक विधि है। लेकिन इसमें कौन से कचरा निपटाया जा सकता है? जो जैव निम्नीकरणीय हो। ऐसे नहीं प्लास्टिक डाल दो, तो प्लास्टिक सड़ेगा नहीं,
तो सड़ने वाली वस्तुओं को डालनी पड़ेगी। तो इसमें देखो मित्रों कौन कौन है, जैसे गोबर गैस प्लांट, यही तो मेथड है गोबर गैस प्लांट। खड्डा करके ढक्कन लगा देते हैं जिसमें मिट्टी कचरा डालते रहते हो, पानी वो सड़ता रहता है और साथ में गैस बनती है। याद करो जब भी कोई वस्तु सड़ेगी तो सड़न से कौन सी गैस उत्पन्न होगी, मेथेन होगी, नहीं होगी। और इस मेथेन को इकट्ठा करके आप अपने घरों में यूज भी कर सकते हो, करते ना बायोगैस सिलेंडर के रूप में। याद करो वो पल। अच्छा, मेथेन की गंध होती है सड़े हुए अंडे जैसी, देखी कभी आपने? नहीं देखी। कभी रोड पे पैदल चले? कितनी बार चले? हजारों बार। रोड पे पैदल चले क्या? और सीवरेज लाइन में भी तो सड़नी होती है, वहां भी तो कचरा ही है, मलमूत्र। तो कभी कहीं गटर का गेट खुला और कोई गंध आई क्या? वो मेथेन, दैट इज मेथेन। अच्छा, कभी आप ऐसी जगह से निकला क्या जहां से आपको निकलने पर एहसास हुआ कि यहाँ कहीं आसपास गाय का बाड़ा है, पशु है? आपको अजीब सी स्मेल आई क्या? स्मेल नहीं आती बेटा, स्मेल आती है। अजीब सी स्मेल आई क्या? दुर्गंध आई क्या? तो आपने अंदाज लगाया क्या? वही तो मेथेन है, जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय से निकलती रहती। दूर से पता चल जाता या मेथेन है, स्रोत है। आया समझ में? तो मेथेन कैसी होती है पता तो हो गया ना। अगला है ठोस अपशिष्ट का निस्तारण। ठोस अपशिष्ट को एक खड्डे में एकत्रित कर लो, वही हो गया मित्रों। और इसके बाद उसी मिट्टी से ढक दो। कुछ समय बाद ये अपशिष्ट किस में हो जाएगा? इस प्रक्रिया को क्या नाम देंगे? लैंड फिलिंग। कैसे बेटा? ऐसा कचरा जो ठोस हो, जैसे पत्थर, कंकर पड़ा है एकटा एक जगह, अपने लिए वो हानिकारक है, फालतू में कोई काम का नहीं है, तो आप ऐसी जगह जहाँ खड्डा हो वहां भर दो उसको, तो खड्डा भी पूर्ति हो जाए और आपका जो ठोस है वो भी उपयोग में आ गया। तो इसको नाम देंगे लैंड फिलिंग। करते ना कई बार, कंकर पड़े हैं, कुछ नहीं यहाँ खड्डा पड़ा, मैं इसको यहाँ भर दूंगा। तो कंकर पत्थर अब उपयोग के नहीं है, और जो भी वस्तु अनुपयोगी है वो तो हमारे लिए तो क्या हो गया? कचरा ही है। तो उस कचरे को अपन खाली जगह में भर सकते हैं, नहीं भर सकते? और खाली जगह में भरना क्या कहलाएगा? लैंड फिलिंग। तो प्रश्न आ जाए लैंड फिलिंग क्या है? बेटा ये है तो कुछ भी नहीं, लेकिन कई बार बहुत कुछ बन जाता है। एक बार आंखों से निकला हुआ हो तो अपन उत्तर कर लेते हैं, और छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। कचरे को डालो एक जगह, बराबर कर दो, बताओ जमीन फिलिंग हुई कि नहीं हुई? लैंड फिलिंग, समतल जमीन कैसे किया? कचरे का निपटान भी हो गया और साथ में जमीन का लेवल भी हो गया, तो इसको बोलेंगे लैंड फिलिंग। कुछ भी नहीं है, छठी सातवीं में पढ़ाते थे, याद करो वो पल। तो बताओ कचरे का निपटान अब तक हमने कैसे पढ़ा? 2 तरीके से कि 3 तरीके से? 3। पहला कौन सा? वर्मी कंपोस्ट, कैचुए द्वारा। दूसरा बेटा कंपोस्ट, यानी कि खाद कचरे में डालकर, ऐसे पदार्थ जो जैव निम्न करते हो। और तीसरा लैंड फिलिंग। हाँ, पत्थर, हाँ, जो जमीन के अंदर तो है पर तूने निकाला, घर के बाहर तेरे पड़ा इकट्ठा हुआ, वो क्या है? तूने मान लो तेरे मकान बना हुआ है, तेरी इच्छा होगी ये मकान अच्छा नहीं है, मैं दूसरा बनाऊंगा। तूने इसको तोड़ा, मोड़ा, और उसमें से जो भी पत्थर निकले उसको एक जगह इकट्ठा किया, नए पत्थर लाए, मकान बना दिया, वो वहां पड़ा है, वो क्या है? वो पत्थर है? वो क्या है बताओ बेटा? और याद करो, टूट फूट का जो पदार्थ पड़े रहते हैं, पत्थर, सीमेंट के टुकड़े, सीमेंट के बने पत्थर, और अपन मोहल्ले में खड़े खड़े कहते हैं कचरा अब तक यहाँ क्यों पड़ा है? मैंने कब अपघटित होगा? मैंने कहा उसका यूज हो गया, वो यूज हुआ कि नहीं हुआ? उसका निपटान हुआ कि नहीं हुआ? निपटान हुआ कि नहीं हुआ? कि वहीं पड़ा अभी भी? आपने उसी को जमा दिया एक जगह, पूरा फैला दिया कि ये अभी तक ये पत्थर यहाँ कैसे पड़े, ये कचरा? कि रुको साहब, यहाँ खड्डा पड़ रहा है, कुछ दिन बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं इसको बिछा दूंगा यहाँ। कहते हैं नहीं कहते? तो ये लैंड फिलिंग हुई ना? नहीं हुई? हुई कभी गांव में ऐसा? हजारों बार हुआ है, हजारों बार हुआ बेटा। ये तो तुम तो ऐसे व्यवहार करो जैसे अंतरिक्ष से आए हो, और मैं पढ़ा रहा हूं छठी क्लास की बातें। चड्डी में तो ऐसे ही पढ़े थे, याद करो। नेक्स्ट। तो अब तक हमने जो कचरा निपटाया वो कैसा था? जैव निम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय था। अब बात करते हैं किसकी बेटा? अजैव, जो लंबे समय तक प्रदूषण फैलाता है।
याद रखना, जो लंबे समय तक प्रदूषण नहीं फैलाए, कंकर, पत्थर, सब्जी, फल, फ्रूट, उसको बोलेंगे जैव न्यूनीकरणीय। ये तो शब्द क्लियर हो ना, जैव न्यूनीकरणीय तो। और जैव न्यूनीकरणीय को हम एक तो निपटाते हैं वर्मी कंपोस्ट से, एक निपटाते हैं कंपोस्ट से, और पत्थर कंकर को निपटाते हैं लैंड फिलिंग्स। याद हो गया? कचरा क्या है? कचरा कचरा है कोई भी पदार्थ ऐसा जो हमारे लिए क्या हो जाए, अनुपयोगी, अनावश्यक, उसको हम नाम दे देंगे कचरा। कितने प्रकार का होगा? अपघटन के आधार पर 2, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय, और भौतिक अवस्था के रूप में 3, ठोस, द्रव और गैस। और निपटान के आधार पर 2, निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय। निम्नीकरणीय का घटक 3 प्रकार से, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट और लैंड फिलिंग। याद हो जाएगा? अब बात करें अगला, कौन सा बेटा? अनिम्नीकरणीय, अजैव। और इसमें कौन आएगा? प्लास्टिक, कांच, धातु, तांबा हो गया, धातु सभी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब वस्तुएं अनिम्नीकृत होती हैं। इन पदार्थों का अपघटन हमेशा क्या होगा बेटा? धीरे धीरे होगा, यानी कि हजारों सालों बाद ये भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन लंबे समय बाद होगा। प्लास्टिक पड़ा है, याद करो, अगर एक तो प्लास्टिक आज का है और एक 10 साल पुराना है, तो वो भी तो नष्ट होने के कगार पे आता है, सड़ जाता है। तो धीरे धीरे इनका भी अपघटन तो होगा, बट समय लगेगा। अच्छा, अजैव निम्नीकृत का निस्तारण कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से। कौन कौन सा बेटा? रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकल विधि द्वारा। बताओ, यही तो पूछा था एलडीसी के अंदर, तो 6ठी क्लास से प्रश्न उठा दिया। और आपको लग रहा बहुत बड़ा प्रश्न है, लगा कि नहीं लगा? बस वो इसलिए लगा क्योंकि ये पढ़ा नहीं, सीधी सी बात है। तो याद रखना बेटा, इसका उपयोग कितने प्रकार से होगा? कैसे कैसे? रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? पदार्थ का या तो उपयोग क्या कर दो, कम, जैसे प्लास्टिक हमने कहते उपयोग बंद कर दो, और केवल किसका प्रयोग करो? जो बार बार उपयोग आए। तो हमने क्या कर दिया? उपयोग कम। रिड्यूस क्या नहीं किया? उपयोग कम कर दो। नहीं तो क्या करो? रीयूज, उसको बार बार वापस उपयोग करो। और नहीं तो फिर उसका रिसाइकल, उसको पिघला कर गला कर वापस नए पदार्थ बनाते रहो, उपयोग में लेते रहो। तो याद करना, RRR याद रह जाएगा। एक आर का मतलब क्या होता है? रिड्यूस मतलब उपयोग कम कर दो, रीयूज मतलब उपयोग बार बार करो, और रिसाइकल मतलब उसके द्वारा रिसाइकल नई नई वस्तुओं का वापस निर्माण करते रहो। तो ये तीनों का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। तो रिड्यूस मतलब क्या हो गया बेटा? उपयोग कम करना। रीयूज मतलब क्या होगा? पदार्थ को पुनः उपयोग करना। और रिसाइकल मतलब क्या हो जाएगा? प्लास्टिक वगैरह अनुपयोगी सामग्री को अपन फैक्ट्रियों में पुनः चक्र हेतु भेज देते हैं और इनसे वापस उपयोगी वस्तुएं बना देते हैं। लेते हैं ना कबाड़ी वाले, धातुओं का कचरा लेता नहीं लेता, प्लास्टिक का कचरा, और वो क्या करेगा? फैक्ट्री में पिघला कर वापस नए उपकरण बनाएगा। फिर हमने काम में लिए, फिर वापस भेज दिया, फिर उपयोग। तो वो क्या हुआ? निपटान तो हो ही रहा, वातावरण के अंदर प्रदूषण के रूप में नहीं आता है। फिर बेटा कचरे का रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या करेंगे? कूड़ा करकट को अधिक दाब देकर ठोस ईंटों में बदल देते हैं। याद करो, आजकल प्लास्टिक की ईंटें आती है, प्लास्टिक की ईंटें आती है, क्या करते हैं उसमें? प्लास्टिक का बुरादा बनाते, पीस कर, फिर उसको प्रेशर देते, हाइड्रोलिक प्रेशर, दाब देकर के इतना दाब देते हैं कि वो कचरा आपस में क्या हो जाए? जुड़ जाए, और जुड़ करके एक ईंट का निर्माण कर दिया, और ईंट से फिर मकान बना दिया। तो जो कचरा जमीन में पड़ा था, जमीन को हानि पहुंचा रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, हमने उसको क्या कर दिया? ईंटों में बदल दिया। तो वो हमारे आसपास कचरा तो नहीं होगा, अनुपयोगी तो नहीं होगा, हमारे लिए क्या हो गया? उपयोगी। और जब तक कोई भी चीज हमारे लिए उपयोगी होगी वो कचरा नहीं होगा, और जैसे अनुपयोगी होगी वो कचरा हो गया। तो बताओ, वापस उपयोग हुआ कि नहीं हुआ उसका? रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? रीयूज हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, हड्डी, रक्त, पंख आदि को पकाकर क्या करता है बेटा? चर्बी, और जिसका उपयोग क्या करते हैं? साबुन बनाने में। याद करो, आपने देखा होगा ट्रैक्टर की टोलियां भर भर के जंतुओं का अपशिष्ट पदार्थ, जंतुओं का कंकाल लोग ले जाते हैं फैक्ट्रियों में। देखा आपने कभी? रोड पे जा रहे हो और पशुओं का बहुत सारे कंकाल ट्रैक्टर में पड़े हैं, गाड़ी में पड़ी, और आपसे आगे निकल, रुक जा 2 मिनट गाड़ी, इसको जाने दे, होगा नहीं? कई बार तो इनका भी रीयूज होता है। इनसे चर्बी प्राप्त करते हैं, इनसे चीनी के बर्तन बनते हैं। याद करो, चीनी देखा आपने? चीनी, चीनी के बर्तन देखे? वो हड्डियों को पीस कर तो बनाते, हड्डियों का बुरादा बना के वापस बना लेते। तो ये सब
कई लोग कहते हैं हम चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते, हम चीनी के कप में चाय नहीं पीते, कईयों ने छोड़ रखा है तो लाओ कटोरा। देखा कभी, सुना क्या? हाँ वही। अच्छा, अगली कौन सी विधि बेटा? भस्मीकरण। भस्म मतलब क्या होता है? राख बनाना। इस विधि में कचरा को जला करके क्या कर लेते हैं? नष्ट। याद करो, ये भी तो एक विधि है कचरा निपटाने की। जब हमारे घर के आसपास बहुत सारा कचरा होता है और आप कभी खाली बैठे हो तो कचरे को चुन करके क्या लगाते हो? आग। और कुछ समय बाद वो जलकर क्या हो जाएगा? खाक। आग लगाने पर खाक होगा। तो बताओ क्या वो प्रदूषण रहा अब? तो ये भी तो एक विधि हुई कचरा निपटाने की, जिसको हम क्या नाम देते हैं? भस्मीकरण। अच्छा, निष्पादन क्या होता है? गैस। तो उसको हमने किस में बदल दिया? गैस में। CO2 आ गई। CO2 हानिकारक है, वो बात की बात है। क्या हमारे पास अब कचरा बचा? तो हमने कचरे का तो निपटान कर दिया। बेटा निष्पादन विधि जो होती है उसमें गैस के द्वारा पदार्थों को अलग, जैसे अपन अनाज लाते कब? खेत से थ्रेसिंग के पश्चात थ्रेसर द्वारा निकालकर फिर उनको अपन हवा में छानते नहीं छानते, तो हल्का कचरा अलग हो जाता है और अनाज भारी होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इस विधि को नाम देते हैं निष्पादन। इसको भी निष्पादन कहते हैं, नहीं निष्पावन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? निष्पावन विधि। तो कभी आज निष्पावन विधि में किसको अलग करते हैं? अनाज को और कचरे को छान करके। अरे उपनते ना देसी भाषा में बोले, पंखा लगा के, वो निष्पावन कहलाता है। उसमें किसको अलग करते हो? कचरे को। कौन से कचरे को? हल्के कचरे को। ये पूछा था रीट के अंदर, निष्पावन विधि में किसको अलग करते हैं? अनाज को और अनाज के भूसे। तो ऐसे प्रश्न भी आजकल एग्जाम में मिलते हैं, ध्यान रखना। कचरे को दहन होने पर क्या होगा? अरे भाई भस्मीकरण का मतलब क्या होता है? जलाना। तो जलाने पर कचरा नष्ट होगा कि नहीं होगा? तो बताओ एक विधि हुई कि नहीं हुई? और इसमें क्या होगी? हानिकारक गैसें उत्पन्न होगी। और विश्व स्तर पर यह पद्धति कैसी है बेटा? विवाद के कचरे को जलाना नहीं चाहिए, और हम कहते हैं जला के नष्ट कर देना चाहिए ताकि वो नहीं रहे। और ये बहुत बड़ा क्या है अभी? विवाद। कुछ कह रहे नहीं निपटाना चाहिए, इससे हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है। कुछ कह रहे जो होता कचरा तो नहीं रहा, कचरा तो निवड़ गया ना। याद करो, पराली जलाना। पराली नहीं पता? बहुत चर्चा मेरा हाई कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मैटर, और सुप्रीम कोर्ट और किसानों की लड़ाई हुई सरकार से कि पराली नहीं जलाना। किसान के फिर क्या करें हम उसका? हमें तो तुरंत खेत खाली पड़ने हैं। हरियाणा के किसानों की सबसे बड़ी समस्या, और सबसे बड़ी समस्या NCR की। NCR पता है ना क्या होता है? क्षेत्र है। NCR क्षेत्र है ना, राष्ट्रीय, वही दिल्ली के आसपास का एरिया, जिसमें हमारे भरतपुर भी कुछ क्षेत्र आता है। पता है ना? पढ़ा होगा आप लोगों ने जियोग्राफी, मेरे से ज्यादा आपको आती है। आप शक्तिमान हो। आपको क्यों क्या आती है? राजस्थान GK आता है, गणित आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, और इतने सब्जेक्ट आते हैं। और यहाँ तो एक सब्जेक्ट आता है। तो ज्यादा शक्तिशाली कौन हुआ? आप इतना बर्डन लेके चलते हो, मेरे तो एक बर्डन है। आया समझ में? इसलिए मैं आपको शक्तिमान कहता हूं। समझ में आए? आप बहुत सारे सब्जेक्ट को साथ लेकर चलोगे तब सिलेक्शन होगा। चलो इधर। तो कुल मिला के भस्मीकरण समझ गया। आप कहोगे साथ जलाना नहीं चाहिए, इससे हानिकारक गैस आती है, तो मैं क्या करूं? ये तो विवाद है, पर विधि तो हुआ ना जलाने की, कचरा नष्ट करने की विधि तो है। तो भस्मीकरण द्वारा भी कचरे को क्या किया जा सकता है? नष्ट। इस विधि के लिए कम स्थान की आवश्यकता होगी। कितना भी कचरा लो इतनी जगह पे होगा कि नहीं होगा? हाँ, खेत में भी तो जलाते हैं, कांटे को इकट्ठा करके खेत की सफाई करते हो ना, बोने से ठीक पहले, जिसको क्या नाम दिया जाता है? हूड़। सूड़ कहते हैं ना, सूड़ करना। एक होता है निदान। निदान कब करते हैं? फसल में से खरपतवार को हटाना। ये पूछा था अभी हाल ही में एग्जाम में, निदान क्या और सूड़ क्या है। नेक्स्ट, घरेलू कचरा प्रबंधन। कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? कचरा प्रबंधन। कचरे को व्यवस्थित रूप से निपटा दो, इसी को अपन क्या नाम देंगे? कचरे का प्रबंधन मैनेजमेंट। घरेलू कचरा प्रबंधन लिए घर में कितने प्रकार के डिब्बे रखने चाहिए? 3। ये डिब्बे आपसे पूछे जा सकते हैं।
डिब्बे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। घरों में या घर के बाहर नगर निगम के द्वारा जगह जगह पर 3 प्रकार के डिब्बे रखे जाते हैं। हाँ 2 रखते हैं, रखने कितने चाहिए? 3। और फिर हम घर में जो कचरा बचा उन डिब्बों में हमें क्या करना चाहिए? डाल देना चाहिए, ताकि हमारे लिए वो प्रदूषक नहीं हो। तो पहला डिब्बा कैसा होगा? हरे डिब्बे में क्या डालना है? फल, सब्जी के छिलके, पेड़ पौधों की पत्ती, खराब भोजन सामग्री, अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है। तो प्रश्न आ सकता है हरे डिब्बे में किसको रखा जाए, या सीधे प्रश्न आ जाए फल सब्जी फलाना ढेगड़ा फूचड़ा को रखा जाता है, हरा पीला नीला दिया जा सकता है ना। दूसरा कौन सा है बेटा? नीला डब्बा। नीले डब्बे में कैसे वस्तु को रखेंगे? अजैव, यानी कि जो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो। इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूं, अदरवाइज मत लेना। जाम्बो जी ने कौन से रंग का विरोध किया? नीले रंग का। है क्या विष्णु आप में से कोई? कौन कौन है? तो पर्यावरण प्रेमी है ये सभी, पर्यावरण प्रेमी हो ना आप। तो अगर आज तक कोई ऐसे समाज जिसने पर्यावरण को बचाने के लिए बलिदान दिया हो तो वो वैष्णव समाज है, जो हमारे लिए सम्माननीय है। एक बात तो याद रखना बेटा, आप लोग तो कभी भूलोगे नहीं कि नीला मतलब जो पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हो गया ना। प्लास्टिक, कांच, चीनी के बर्तन जो आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, तो बताओ सबसे ज्यादा हानिकारक हुआ नहीं हुआ? तो उसको कौन से में रखेंगे? नीले में। अच्छा बताओ, सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, घर का कूड़ा कचरा, रोटी है, ये तो जल्दी नष्ट हो जाते, जल्दी सड़न हो जाएगी, लंबे समय तक प्रदूषण नहीं फैलाएगी, तो प्रकृति के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं है, बल्कि उल्टा खाद बना लेते, लाभदायक होता है। और लाभदायक हमेशा क्या होगा? हरा। ऐसे याद रख लो, पॉजिटिव प्रकृति के लिए हरा। तो ऐसी वस्तुएं जो घर का कौन हो मित्रों? फल, सब्जियां, रोटी जो बच गई उनको अपने निपटा दिया और वो जल्दी नष्ट हो जाएंगी, तो प्रकृति के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं हुआ। तो कैसा डब्बा हुआ? हरा। और रबड़, प्लास्टिक जो ज्यादा हानिकारक हुए तो कैसा डब्बा हुआ? नीला। याद रह जाएगा, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। हरे डिब्बे में किसको रखेंगे? जो प्रकृति के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं हो, जैसे सब्जियां वगैरह। और नीले में किसको रखेंगे? जो प्रकृति के लिए ज्यादा हानिकारक हो। और अगला डिब्बा कौन सा बेटा? काला। काले डिब्बे में याद करो, हॉस्पिटल गए कभी? तो वहां हमेशा देखना काला डिब्बा मिलेगा आपको, क्योंकि जो रासायनिक पदार्थ है, जो बायो वेस्ट है, जो दवाइयां हैं, वो अनुपयोगी पेंट है, हर ज्यादा हानिकारक, उसको कौन से डिब्बे में रखेंगे? काले में। और काले डिब्बे में इसको व्यवस्थित रूप से साफ सुथरा रख के, जैसे रोग फैलने की संभावना कम हो, कचरे को डाल दो। तो ये हो गए बेटा निपटान के तरीके। कितने डब्बे हुए? हरा, नीला, काला। काले में किसको रखेंगे? बायो वेस्ट को, दवाइयों को। हरे में किसको रखेंगे? सब्जियां वगैरह को, जो जल्दी खराब होकर जल्दी नष्ट हो जाए, खाद बन जाए, प्रकृति के लिए लाभदायक हो जाए। और नीले में किसको रखेंगे? प्लास्टिक वगैरह को, जो अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो जैव निम्नीकरणीय को किस में रखेंगे? हरे में। अजैव निम्नीकरणीय को किस में रखेंगे? नीले में। और बायो वेस्ट चिकित्सा वाला मेडिकल दवाइयों को किस में रखेंगे? काले में। तो ये हो गया बेटा आपके कचरे का प्रबंधन। सिंपल सा था, कोई ज्यादा हाईफाई नहीं, कोई दिक्कत इसमें? एक बार वापस रीडिंग मार लेना, आपको जब मैं पेज दूंगा तब तो हो जाएगा। कोई ज्यादा हाईफाई नहीं है, एक बार डिस्कस करना था मुझे। चले आगे। हो गया कचरा पूरा? तो टॉपिक हो गया पूरा? हो गया ना। अब एक टॉपिक थोड़ा सा बचा है इसी का जुड़ा हुआ, उसको भी कर लेते, क्योंकि कंपटीशन में सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिले। और इसी के साथ ये टॉपिक आपका आज हो जाएगा पूरा, और कल शुरू करेंगे बायोटेक। तो लिखो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। लिखो बेटा जैव विविधता। थोड़ी सी परिचय इसका भी ले लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा जैव विविधता ही तो इकोलॉजी है, जीवों का बचाव। लिखो जैव विविधता। है क्या हुआ हुक्म? लिखो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इधर देखो,
2 मिनट बोर्ड पे आओ वापस। बेटा यहां 2 शब्द आए हैं। क्या शब्द आया है? जैव। जैव को हम क्या बोलेंगे बेटा? बायो। प्लस दूसरा शब्द क्या है? विविधता। और विविधता का मतलब क्या हुआ? डाइवर्सिटी। तो देखो बेटा, जैव का मतलब क्या होता है? जीव। और विविधता का मतलब क्या होता है? विभिन्नता। तो जीवों के शरीर में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही अपन क्या नाम देते हैं? जैव विविधता। और धरती पर जैव विविधता जितनी ज्यादा होगी, याद करो, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी खाद्य जाल उतना ज्यादा जटिल होगा, वह उतना ज्यादा स्थायी होगा। तो हमारे आसपास जितने ज्यादा जीवों की जाति अधिक होगी, वेरिएशन ज्यादा होंगे, तो पारिस्थितिकी और ये पृथ्वी, ये पर्यावरण उतना ही ज्यादा क्या होगा? संतुलित। इसलिए कहा जाता है जैव विविधता को बचाओ। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? एक ही जाति बढ़ रही है और बाकी सब कम हो रहे हैं। मनुष्य तो बढ़ रहा है, तो जीवों की संख्या तो बढ़ रही है, बट जैव विविधता क्या हो रही है? कम। जीवों में विभिन्नता क्या हो रही है? कम। जो प्रकृति के लिए किसका संकेत है? हानि का, नुकसान का। इसलिए कहा गया जैव विविधता को बचाओ। इसलिए टॉपिक पढ़ते हैं जैव विविधता, क्योंकि पारिस्थितिकी पर्यावरण के लिए क्या जरूरी है? जीव। और जीव भी क्या है? जीवों की विभिन्नता, जैव विविधता। अच्छा, जैव विविधता किसको कहते हैं? किसी पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधों की जातियां और उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो जातियां ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा होगी, तो जैव विविधता उतनी अधिक होगी, तो पर्यावरण उतना ही अधिक संतुलित होगा। तो लिखो डेफिनेशन जैव विविधता। देखो, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधों की जातियां, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधों की जातियां, जीव जंतु, पेड़ पौधों की जातियां तथा उनमें पाई जाने वाली विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। उनमें पाई जाने वाली जैव विविधता कहते हैं। इधर तो जैव विविधता क्या है? क्या सब समझ में आ गया? क्या रटने की जरूरत है? जीवों के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नता। तो जितने पेड़ पौधे होंगे, जितने ज्यादा जीव जंतु होंगे, वही जैव विविधता उतनी ज्यादा कहलाएगी। अच्छा, जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वनों में। उष्ण कटिबंधीय वन होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वन, उनमें सबसे ज्यादा घने जंगल है, तो जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। और पृथ्वी की फेफड़े भी तो कहते हैं अमेजन वनों को। जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक है, तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, तो धरती पर शुद्धता होगी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? धरती का फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े। किसमें पूछा था ये प्रश्न? ये किसी अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा था, धरती के फेफड़े किसे कहते हैं? अमेजन वनों को। किसमें पूछा था ये याद नहीं रहा मुझे। लैब असिस्टेंट में पूछा क्या? तो मित्रों सीधा पहली क्लास का पहला चैप्टर का पहली लाइन दे दी, लाइन ही उठा के दे दी सीधी प्रश्न की, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में से। तो ध्यान रखना इस बात का। तो लिखो, सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वनों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है।
उष्ण कटिबंधीय वर्णों में पाई जाती। नेक्स्ट, इधर बोर्ड पे आओ वापस, एक दो फैक्ट देखते हैं। बेटा बताओ, सबसे पहला फैक्ट बोर्ड पे देखना, वापस लिख देंगे अपन। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? प्रश्न सीधा आता है बेटा, जैव विविधता वर्ड सबसे पहले किसने दिया? WG रोजेन ने। जैव विविधता शब्द देने का श्रेय किसको जाता है बेटा? WG रोजेन। और कुछ याद नहीं है तो रोजेन याद रख लेना। रोजेन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया, जैव विविधता शब्द दिया। और ये जैव विविधता शब्द को प्रचलित किसने किया? इसका प्रचार प्रसार वर्तमान में हम पढ़ते हैं, ये किसने किया बेटा? इसको प्रचलित किया था, वैज्ञानिक नाम है, अमेरिका का एक कीट वैज्ञानिक है जिसका नाम है E.O. विल्सन। क्या नाम है बेटा? तो वापस प्रश्न ढंग से पढ़ना, जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? WG रोजेन। और रोजेन ऑप्शन में नहीं हो तो अपन उत्तर देंगे E.O. विल्सन, दोनों हो तो रोजेन। कई बार नहीं दिया जाता तो मजबूरी में अपन E.O. विल्सन भी करते हैं, वो तब होगा जब रोजेन ऑप्शन में नहीं होगा। अगर ऑप्शन में है तो फिर कौन जाएगा? और ये प्रश्न बेटा कई बार एग्जाम के अंदर RSP जैसे SI जैसे एग्जामों में आ चुका है, क्योंकि जैव विविधता पारिस्थितिकी की जो टॉपिक है बेटा, वो SI, सब इंस्पेक्टर, LDC, इन एग्जामों के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जहां पर साइंस आती है बेटा, और जहां इकोलॉजी सिलेबस में होती है, पर्यावरण होता है, वहां प्रश्न ज्यादा इसी टॉपिक के आते हैं। जीता जाता उदाहरण देख लो, SI का एग्जाम उदाहरण देख लो, RSP का एग्जाम 5-5 4-4 क्वेश्चन आए हुए इसके उदाहरण देख लो, अभी हाल ही में होने वाले रेड का एग्जाम, जहां टॉपिक के प्रश्न आते रहते हैं। तो इस टॉपिक को, इकोलॉजी को, पर्यावरण को हल्के में मत लेना, बहुत अच्छे से रिपीट करना, क्योंकि यहां से आपको 4 से 5 प्रश्न मिल सकते हैं। मिले भी है, मैंने पुराने पेपर करा के देखे, आपको देख लो, कराए ना इकोलॉजी के प्रश्न? नहीं कराए? पता ही नहीं कब कराए, कौन सी दुनिया में जीते हो? क्या कराए नहीं कराए हमारे क्या करना, तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। तो जैव विविधता शब्द किसने दिया? WG रोजेन। इसको प्रचलित किसने किया? E.O. विल्सन ने। बताओ बेटा, जैव विविधता वर्ष किसको घोषित किया? ये आया था SI के अंदर, जैव विविधता वर्ष SI में आया था ना ये। कौन से साल को बेटा? 2010। कौन से वर्ष को जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया? 2010 को। अच्छा, जैव विविधता दशक किसको मनाया गया? जैव विविधता दशक के रूप में मनाया गया। तो याद करो, जैव विविधता दशक के रूप में मनाया गया 2010 से लेकर, नहीं गलत, 2011 से 2020। कितने साल हो गए बेटा? इन 10 सालों के समूह को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया या दशक के रूप में मनाया गया। प्रश्न आया था SI के अंदर, किस वर्ष को जैव विविधता वर्ष घोषित किया? उत्तर क्या था? 2010। और किस दशक को जैव विविधता घोषित किया गया? 2011 से 2020। अच्छा बताओ, भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता का अधिनियम कब बना? जैव विविधता अधिनियम कब बना बेटा? 2002 में। तो जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बना? तो आंसर क्या होगा? 2002। अच्छा, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं बेटा? 22 मई। कब मनाएंगे? 22 मई को। ये फैक्ट सीधे लिख दो, फैक्ट हो गया ना ये, तो सीधे सीधा लिख दोगे या बोलूं? लिख दोगे? लिख दो, सीधा सीधा नोट कर लो इसको।
तो लिख दिया होगा सबने। तो जैव विविधता वर्ष कौन सा है बेटा? 2010। 10 से कौन सा है? 11 से 20। और दिवस कौन सा है? 22। वैसे 3 आपको 22 याद रखने, याद रखना कौन कौन से महीने याद होगा। मार्च, सबसे पहले मार्च आता है, फिर कौन सा आता है? अप्रैल, फिर कौन सा आता है? मई। तो बेटा मार्च कब? 22। अप्रैल भी कौन से? और मई भी कौन से? 22। बताओ सबसे पहले धरती पर जीने के लिए क्या चाहिए? जल। जल किसके ऊपर होना चाहिए? तो पृथ्वी पे ऊपर क्या होना चाहिए? तो कल होगा किसका? जीवों का। याद रखने का तरीका समझ में आया? भूल जाओ तो, कंफ्यूजन हो जाओ तो एग्जाम के अंदर मार्च अप्रैल मई ये तो याद रहेगा, इसको तो कभी नहीं भूलोगे। सब 22 ये भी याद रह जाएगा। धरती के ऊपर क्या होना चाहिए? तो हमारा क्या होगा? कल। हम जीव है कि नहीं? तो धरती के ऊपर क्या होना चाहिए? तो हमारा होगा कल। याद रह जाएगा। तो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। याद रह जाएगा। जल है तो कल है, और जल कहाँ होना चाहिए? धरती के ऊपर। तो कंफ्यूज हो जाओ तो दूर कर लोगे, तीनों दिवस लिख दो। एक तो लिख दिया, बाकी 2 लिख दो। लिख दो पृथ्वी दिवस, जल दिवस और जैव विविधता दिवस। याद रह जाएगा। भूल जाओगे तो जल है तो कल है, और जल कहाँ होना चाहिए? पृथ्वी के ऊपर, धरती पर। जैव विविधता के प्रकार, चलो पहले लिख दो इसको जो लिख रहे हो। बताओ बेटा जैव विविधता को कितने प्रकार से बांटा गया वर्तमान में? 3। अच्छा ये देखो, अपन लिखने वाले लिखते रहना, बाकी सुनते रहना। लिख दिया होगा सबने अब तक तो 3 तो दिए थे बेटा। जीव की विविधता तो जैव विविधता है, और जैव विविधता को वर्तमान में 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे? एक तो प्रजाति के आधार पर। याद करो, कुत्ता बिल्ली बंदर अगर अलग अलग जातियां हैं तो बताओ जीवों में विविधता होगी कि नहीं होगी? या सब एक होंगे? तो एक हो गया प्रजातीय जैव विविधता पाई जाती है, हर जाति के लक्षण गुण अलग अलग होते हैं। दूसरी होती है आनुवंशिक जैव विविधता। हर जीवों के जाति में भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र जीन के आधार पर अलग अलग विभिन्नता होती। बताओ हम सब एक जाति है, फिर भी हमारे अंदर विभिन्नताएं हैं, फिर भी हमारे अंदर गुण अलग अलग है, रूप अलग है, रंग अलग है, विभिन्नता है कि नहीं हमारे अंदर? ये किसकी वजह से है? आनुवंशिक रूप से। तो दूसरी प्रकार की होगी आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता। और तीसरी होती है बेटा इकोलॉजिकल। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र? किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे और अजैविक घटक। जैसे कोई रेगिस्तान में रहता है तो बताओ उसके गुण अलग होंगे, और जो ठंडे प्रदेश में रहता है उसके गुण अलग होंगे कि एक होंगे? तो दोनों में गुण अलग अलग हुआ, एक जैसे हुए। ठंडे प्रदेश में रहेगा तो उसके बाल लंबे होंगे, त्वचा मोटी होगी, और शरीर का आकार छोटा होगा। और वही अगर हम रेगिस्तान के जीवों की बात करें तो शरीर का आकार बड़ा होगा, शरीर पर बाल बिल्कुल नहीं होंगे, कम होंगे। तो दोनों में अंतर हुआ नहीं हुआ? वनस्पति देखें तो जो मरुस्थल की वनस्पति होती है उसके अंदर पेड़ पौधों में पत्तियां कम से कम होती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है। जबकि ठंडे प्रदेशों में जो जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां तिकोनी बन जाती है। तिकोनी वनस्पति होगी नहीं होती है, जिसमें बर्फ गिरेगी तो भी तिकोनी होगी, तो सीधा नीचे गिर जाएगा, पत्तियों पर बिल्कुल नहीं ठहरेगा। तो ये विभिन्नता अलग अलग हुई कि नहीं हुई? ये किसके आधार पर हुई? वहां की पारिस्थितिकी के आधार पर। पारिस्थितिकी तंत्रीय विशेषता कहलाते हैं। तो जीवों में विभिन्नता कितने प्रकार की होगी? 3। एक तो पर्यावरण के आधार पर, स्थान के आधार पर, एक आनुवंशिकता के आधार पर, और एक जाति के आधार पर। तो लिखो जैव विविधता को 3 प्रकार से बांटा गया। नाम लिख दो केवल। जैव विविधता को 3 प्रकार से बांटा गया। जैव विविधता को 3 प्रकार से बांटा गया। 3 प्रकार से बांटा गया। नाम लिख दो तीनों। नंबर 1 लिखो आनुवंशिक जैव विविधता, जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। आनुवंशिक जैव विविधता। दूसरी लिखो
प्रजातीय जैव विविधता और तीसरी पारिस्थितिकी तंत्रीय जैव विविधता। पारिस्थितिकी तंत्रीय जैव विविधता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैव विविधता कितने प्रकार की हो गई? 3। कौन कौन सी? आनुवांशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकी तंत्र। लिख दिया? अरे लिखा क्या? जाग रहे हो ना? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। यह तो प्रश्न एक भी नहीं आएगा और आगे तो गुच्छों में आएगा। दोनों चीजें, या तो एक भी नहीं मिले और मिल गया तो 4-5 एक साथ मिलेगा। ये सीधी विशेषता है इस टॉपिक की। तो अपन को तो तैयार रहना है, चारों सभी टॉपिक को बराबर तैयार करना है, क्योंकि हमें तो किसी हालत में क्या चाहिए, और वो तब होगा जब कोई भी प्रश्न आए वो सही होना चाहिए। तो देखो, इस चैप्टर को मैंने खूब लंबा खींचा है। इसका कारण है कि वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण, तो सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती भी है। भाई चारों तरफ चर्चा किसकी? अभी आप खुद ही देख लो, इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है। बढ़े आगे। और बेटा और केस क्वेश्चन दे नहीं दे, कह दे साहब ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया, करंट पे जोड़ दे, कचरे को निपटाओ, करंट में कचरा है, समझ गए ना? अभी सरकार कह रही रिड्यूस करो, उपयोग कम करो, बंद करो, तो सरकार कह रही है, तो बताओ करंट में चर्चा हुआ कि नहीं हुआ? और करंट का मतलब ही क्या होता है? जो चर्चा में होता है वो पर्चा में होता है। नेक्स्ट लिखो बेटा, जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मापन बताओ साहब, जैव विविधता का मापन कितने प्रकार से करते हैं? हैं 3 प्रकार से। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा और गामा के 1, 2 और 3। सही है? याद है? अल्फा, बीटा, गामा। लिखो, जैव विविधता का मापन लिखो 3 प्रकार से करते हैं। तीन प्रकार से करते हैं। जैव विविधता का क्या करेंगे बेटा? मापन। कितने प्रकार से करेंगे? कौन कौन सा है? अल्फा, बीटा, गामा। तो लिखो नंबर 1 अल्फा। लिखो अल्फा जैव विविधता। अल्फा जैव विविधता। अल्फा बताओ साहब, अल्फा जैव विविधता किसको कहते हैं? लिखो, किसी एक समुदाय में पाई जाने वाली जातियों की विभिन्नता। एक समुदाय में पाई जाने वाली जातियों की विभिन्नता। एक समुदाय में। दूसरी लिखो, बीटा जैव विविधता। पाई जाने वाली जातियों की विभिन्नता। लिख दिया क्या रे? अरे भाई साहब, सिंगल कम्युनिटी में, समुदाय में, समुदाय क्या होता है? जातियों का समूह। तो बताओ, जातियों का समूह, तो जातियों में विभिन्नता होती है नहीं होती है? हर जाति के लक्षण एक होते हैं, अलग अलग होते हैं? तो अलग अलग हो गया ना जातीय विभिन्नता। और इसको एक ही समुदाय में, अगर हम एक ही कम्युनिटी में मापेंगे तो इसको क्या नाम देंगे? अल्फा। दूसरी लिखो बीटा। लिखो बीटा जैव विविधता।
बीटा डाइवर्सिटी। बेटा नहीं, बेटा याद आवे, रुक जा थोड़े दिन। देखो बीटा जैव विविधता, बदले बेटा, नहीं तो बेटा का सपना रह जाएगा। हाँ, देखो बेटा जैव विविधता किसको बोलते हैं? देखो, अलग अलग समुदाय में पाई जाने वाले जीवों की विभिन्नता। अलग अलग समुदाय, अलग अलग समुदाय में पाई जाने वाली लिख दिया बेटा, अलग अलग समुदाय। एक समुदाय हो तो अल्फा, एक से ज्यादा समुदाय हो तो बीटा। हो गया दोनों शब्द क्लियर? रटने की जरूरत है क्या? तो लिखो गामा, अल्फा बीटा गामा। गामा जैव विविधता, बताओ किसको बोलते हैं? गामा किसको कहेंगे? गामा को। देखो, किसी एक स्थान पर उपस्थित समस्त, किसी एक स्थान पर पाई जाने वाली समस्त जीव जंतु पेड़ पौधों की विभिन्नता। किसी एक स्थान पर पाई जाने वाली, किसी एक स्थान पर पाई जाने वाली समस्त जैव विविधता, समस्त जैव विविधता, टोटल जो भी हो, कुछ भी हो चाहे, समस्त जैव विविधता, यानी कि अल्फा और बीटा का योग हो गया ना समस्त। एक जाति, एक समुदाय और संपूर्ण समुदाय तो हो गया ना। क्या कहेंगे इसको अपन? अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या होगी? एक समुदाय की जैव विविधता, बीटा दो अलग अलग समुदाय की जैव विविधता, और गामा समस्त जितने भी होंगे टोटली क्या कहला देगी? तो जैव विविधता शब्द किसने दिया था? रोसेन। जैव विविधता शब्द को प्रचार प्रसार किसने किया? विल्सन। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई। जैव विविधता वर्ष कौन सा घोषित किया गया? 2010। जैव विविधता दशक कौन सा? 2011 से 2020। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब बना? 2002। क्लियर साहब? मनमोहन सिंह जी आते जाते बने था। नेक्स्ट, आगे बढ़े तो लिखो आगे। अच्छा, वर्तमान में मनुष्य ने बहुत सारी क्या की है? प्रगति। और इस प्रगति और विकास के नाम पर जैव विविधता को अत्यधिक क्या पहुंचाई जा रही है? हानि। इसलिए जैव विविधता को बचाना जरूरी। हानि कैसे? पेड़ पौधों को काटेंगे तो बेटा जीवों का आवास ही खत्म हो रहा है, वनस्पति कम हो रही है, जंगल नष्ट हो रहे हैं, अवैध खनन से पहाड़ियों की पहाड़ियां कंगाल हो गई पूरी अरावली। तो जैव विविधता लगातार कम हो रही है, जीवों की संख्या कम हो रही है। हो नहीं हुआ? कीटनाशकों के उपयोग से अपन कई सारी जातियों को नष्ट कर दिया, कीटों को मार मार के। कई ऐसे कीट थे जो लाभदायक भी थे, लेकिन खेतों में ज्यादा कीटनाशक के प्रयोग करने से जमीन में वो नष्ट हो गई। याद करो, पहले बारिश का दिन होता था तो एक गुलाबी रंग की कीट दिखता था, वोगल गाय जिसको बोलते थे। एक हल्का गुलाबी रंग का, उसके ऊपर मखमल जैसा आवरण होता था। हाँ, देखा उसको? अभी देखा इस बारिश में? बहुत कम, नहीं के बराबर है। और पहले गांव में पूरे खेत में दूर से चमचमाचम दिखते थे। वो बहुत ज्यादा लाभदायक है और मिट्टी को उर्वरक क्षमता प्रदान करते। अब हमने खेतों में कीट डाला, यूरिया ले, अमोनिया ले, यूरिया, और सब क्या हो रहे? नष्ट हो रहे। तो इससे भी तो जैव विविधता क्या हो रही है? कम हो रही है। और हमेशा पारिस्थितिक तंत्र तो एक चक्कर के रूप में चलता है, तो इससे जैव विविधता क्या हो रही है? कम। तो एक लाइन लिखो, वर्तमान में मनुष्य ने, वर्तमान में मनुष्य ने प्रगति व विकास के नाम पर, वर्तमान में मनुष्य ने प्रगति व विकास के नाम पर जैव विविधता को, प्रगति व विकास के नाम पर जैव विविधता को
अत्यधिक हानि पहुंचाई है। प्रगति व विकास के नाम पर जैव विविधता को अत्यधिक हानि पहुंचाई है। अत्यधिक हानि पहुंचाई है जैसे लिखो वनों की कटाई, वनों की कटाई, अवैध खनन, अवैध खनन, अवैध खनन, जीव जंतुओं की, हाँ और लिखो जीवों का शिकार, जीवों का शिकार, और लिखो अत्यधिक पशु चराई, पशु चारण लिख दो, अत्यधिक पशु चारण, जिससे कहीं वनस्पति पेड़ पौधे नष्ट हो रहे, बीज नष्ट हो रहे जमीन में उनके खुर से, अत्यधिक चारण। और लिखो बेटा विदेशी जाति आक्रमण, बताया था ना एलोपैथी प्रभाव, विदेशी जाति आक्रमण जो मूल वनस्पति को क्या कर रही है, नष्ट, और खुद ही पनप रही है, तो है ना जीवों की संख्या तो कम। और लिखो बेटा विदेशी जाति आक्रमण, अवैध खनन, लिख दिया। तो ये कारण है जो जैव विविधता क्या हो रही है, लिखो अतः, नई लाइन में वापस, नई लाइन बना के लिखो अतः पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, अतः पर्यावरण तथा, अतः पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण संतुलन के लिए जैव विविधता अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो बेटा जैव विविधता को तो बचानी पड़ेगी, तो लिखो जैव विविधता संरक्षण के उपाय, बचाने के उपाय, जैव विविधता संरक्षण के उपाय। जैव विविधता संरक्षण के उपाय। देखो इधर क्या हुआ, जैव विविधता बच नहीं रही है क्या, कि जैव विविधता जा रही है, कहां है, धरती से कम हो रही है, लगातार जा रही है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें बचाना पड़ेगा। तो बचाने के क्या करने पड़ेंगे, उपाय करने पड़ेंगे। तो इधर देखना बोर्ड पे अच्छे से, जैव विविधता संरक्षण की विधियां। अब मैं आपको नंबर लगा के दो चार मुख्य मुख्य बातें लिखूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करूंगा। तो पहला लिखा है मैंने नंबर 1, जैव विविधता कंजर्वेशन मेथड, कंजर्वेशन मेथड, संरक्षण की विधियां। कितनी है बेटा, 2। कौन सी, पहले अच्छे से समझना, कोई दिक्कत है तो पूछना, नहीं तो फिर मैं बोल के लिखाऊंगा। तो इधर देखो मित्रों, वर्तमान में जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियां प्रचलित है। कितनी बेटा, कौन कौन सी, तो एक है बेटा स्वस्थानीय संरक्षण, कौन सी, स्वस्थानीय संरक्षण, और दूसरी है बेटा परस्थानीय, या इसी को बोला जाता है बहिस्थानीय संरक्षण। तो जैव विविधता को बचाने की वर्तमान में कितनी विधियां हैं मित्रों, स्वस्थानीय संरक्षण को बोला जाता इन सीटू, और इसको बोला जाता है एक्स सीटू।
तो कितनी विधियां है बेटा? 2। कौन कौन सी? इन सीटू और एक्स सीटू। अब अच्छे से इन शब्दों का अर्थ समझ लेना, कभी भी रटने की जरूरत नहीं है। हमें पता है वर्तमान में जीवों की संख्या लगातार कम हो रही है, जैव विविधता को लगातार बचाना पड़ेगा। बेटा जैव विविधता को बचाने के लिए 2 मेथड अपनाए गए हैं, जिसमें पहला नाम है इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू, स्वस्थानीय संरक्षण और परस्थानीय संरक्षण। स्व का मतलब क्या होता है? अपना, और पर का मतलब क्या होता है? पराया। तो जीवों को जब उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान कर दिया जाए तो इसको नाम देते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। और जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर संरक्षण दिया जाए तो यह कहलाएगा परस्थानीय संरक्षण। आया समझ में? स्वस्थानीय का मतलब क्या हो गया? जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान करना। और परस्थानीय मतलब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के संरक्षण प्रदान करना। जैसे बेटा ये कोई जंगल है, ठीक है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, कई सारे जीव रहते हैं, और यहाँ पर शिकार भी हो रहा है, और यहाँ पर पेड़ों की कटाई भी हो रही है, और लगातार यहाँ की वनस्पति क्या हो रही है? कम। तो सरकार ने क्या किया? आज से ये राष्ट्रीय उद्यान क्या घोषित कर लिया? इसको नेशनल पार्क। अब बताओ, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पेड़ पौधों को काटने की अनुमति होगी क्या? जीवों के शिकार की अनुमति होगी क्या? तो बताओ जीव का संरक्षण शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो जहां रह रहा है वही हो रहा है, उसको निकाल कर दूसरी जगह लेकर गए, वही हो रहा है ना, उसके नेचुरल आवास में ही हो रहा है ना। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? स्वस्थानीय संरक्षण। आया समझ में? तो इसको क्या घोषित कर दिया? राष्ट्रीय उद्यान। क्या घोषित कर दिया बेटा? नेशनल पार्क। तो बताओ इसका उदाहरण पूछेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान। या मित्रों राजस्थान सरकार ने इसको कह दिया आज से ये अभयारण्य है। तो बताओ अभयारण्य में भी तो जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह सरकार ने कह दिया ये क्या है? मृग वन है। या इसको क्या घोषित कर दिया बेटा? आखेट निषेध क्षेत्र। अरे गांव में ओरण होती है ना, जहां पर आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते, है ना, तालाब के आसपास का एरिया, यहाँ वनस्पति काटना, पेड़ों को काटना गांव में मना है, यहाँ आप शिकार नहीं कर सकते, मना है। ऐसे क्षेत्र कहलाएंगे आखेट निषेध क्षेत्र। छोटे छोटे एरिया मृग वन कहलाएंगे, बड़ा एरिया अभयारण्य कहलाएगा, और उससे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो जीव जहां रहता है उसको उसके प्राकृतिक आवास में ही सरकारों द्वारा संरक्षण प्रदान कर दिया जाए तो ये विधि क्या कहलाएगी? स्वस्थानीय संरक्षण। आया समझ में? अब हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई जीव रह रहा है, यहाँ इसको हानि है, नुकसान है, लगातार शिकार हो रहे, ये जाति हमें कहीं और ले जाकर के संरक्षण करना चाहिए, तो उसको वहां से निकाल कर किसी सुरक्षित स्थान, जैसे हमने चिड़ियाघर में लाकर रख दिया। तो वह चिड़ियाघर प्राकृतिक थोड़ी होता है, जीव को ला करके रखा गया, या हमने नया एक वनस्पति उद्यान बना दिया, गार्डन, या बेटा जूलॉजिकल गार्डन बना दिया, जंतु उद्यान। ये आजकल एक नया सब चल रहा है जैविक उद्यान, जिसमें दोनों मिक्स होते हैं। बायोलॉजिकल पार्क, माचिया सफारी, हजारों प्रकार की वनस्पति अलग अलग जगह से ला करके, कई सारे जीव अलग अलग जगह से ला करके रख रहे, और हम उसको क्या दे रहे? चरक्षा दे रहे हैं ना। देखा कभी? देखा? तो राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा है? नाहरगढ़ जयपुर। दूसरा सज्जनगढ़ उदयपुर। तीसरा जैव माचिया सफारी पार्क। फिर आगे आप जानो और आपका काम जाने। तो अब 3 मैंने बता दी। जियोग्राफी भी पढ़ा करो थोड़ी थोड़ी। क्या आपको क्या करना है? मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे तो टॉपिक हो गए। जैविक उद्यान हो गए ना भाई, वही सप्ताह भर बाद देखना जैविक उद्यान। और मैं तो नया बैच भी शुरू कर दिया, देखा आपने? सुन लिया होगा, कोई साथी आएंगे कल। एलडीसी का 4था बैच भी कल शुरू कर दिया, B4। आप B3 हो ना, तो मेरा टॉपिक भी हो गए हैं जैविक उद्यान।
ये सब कैसे है मित्रों? ये सब परिस्थान इंस्ट्रक्शन। और यहां से अगर प्रश्न पूछा तो क्या पूछेगा बेटा? एग्जाम्पल। क्या पूछेगा? उदाहरण। और ये सीधे एनसीईआरटी उठाइए मैंने यहां, ये सीधे एनसीईआरटी में दिया हुआ है 12th के अंदर। याद आया? कुछ पढ़े हुए हो क्या? सर आपको क्या करना उससे? चलो लिखा दो इसको, लिखो। अरे यहां कोई दिक्कत? कर लोगे? पीछे जाग रहे हो? नींद में? यस सर। अच्छा नींद से उठ के आए हो? हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा नहीं आया। लिखो, पहले मैं परिभाषा लिखा दूं फिर एग्जाम्पल लिख देना। एक काम करो, जैवता सेक्शन की विधियां लिख दो हेडिंग, फिर दोनों नाम लिख दो, फिर मैं शब्द बोलता हूं, फिर उदाहरण लिख देना। तो यहां तक लिखो, स्वस्थानीय संरक्षण, परिस्थानीय संरक्षण, इन सीटू एक्स सीटू, फिर नीचे शब्द लिखो, मैं बोलता हूं। और प्रश्न आएगा तो क्या आएगा? एग्जाम्पल। फिर कह देता हूं आज तक का कंपटीशन में एग्जाम्पल पूछा है, फिर आपकी किस्मत 4 सत्य असत्य कथन भी पूछ ले। दे सकते ना कथन? जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना, पहला कथन दे दिया। जैव विविधता सदीओ विल्सन ने दिया, दूसरा कथन दे दिया। जैव विविधता वर्ष 2010 को मनाया गया, चौथा दे दिया। राष्ट्रीय उद्यान स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, बताओ कौन कौन से कथन सही है? ऐसे तो प्रश्न बनते हैं वर्तमान के समय में। क्या क्या बोला आपने, पहले ये बता दो। चलो लिखो, ये नाम छोड़ो। लिख दिया? हाँ हुक्म। क्या करो? पक्का? मेरे चिड़ियाघर चले गए भाई। ये किया वही जो किया। ले लिख दिया? आपको नाम लिखना है, स्वस्थान है परिस्थान है, ये तो बिना जूम के लिख देते, याद ही हो गया होगा अब तक। तो कैसे फालतू बातें मत करो आप। याद और हमें और तुरंत नहीं होता है क्या? हो गया चला जाता है। हाँ में हाँ तो इतने खतरनाक मिलाते हैं। कई तो ऐसे बैठे और उसको पूछ ले ऐसा होता है? नहीं होता है, कभी नहीं होता। और अचानक मास्टर की नजर पड़ जाए, क्या होता है? सही है ना? हालांकि मैं आपसे पूछता नहीं हूं, बता देता हूं। कल से पूछना शुरू करता हूं, किताब पढ़ते हो? पढ़ क्या हो गए? फालतू बातें मत करो सर सुबह सुबह। तो कल लास्ट में आ जाऊंगा 10:30। चलो लिखो। रुको, रुक गया। तो लिखो स्वस्थानीय संरक्षण, लिखो इसके अंदर। अरे इकोलॉजी लगभग हो गई, पूरी हो ही गई, ये टॉपिक तो हो ही गया। 2-3 और चीजें लिखानी अभी मैं लिखा दूंगा, समय है अपने पास। उसके बाद बायोटेक पढ़ा देते हैं। बायोटेक ज्यादा लंबी नहीं होगी, 7-8-10 घंटे का मैटर है। हाँ तो इतना ही है, यहाँ कोई विशेषज्ञ थोड़ी बनना है। उसके बाद ये जंतु पादपों का आर्थिक महत्व, और आर्थिक महत्व में मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैटर मिल जाए आपको, क्योंकि पेड़ पौधे लिखने हैं। कौन सा पौधा का नाम क्या, वैज्ञानिक नाम क्या, और औषधि कौन सी मिलती है, और ये हाँ लिखूंगा मैं, आपको टेंशन ना ले। उसके बाद पूरे बायोलॉजी का एक 100 प्रश्नों का टेस्ट ले लिया जाए, पूरी बायोलॉजी कंप्लीट, रक्त से लेकर के लास्ट तक। तो तैयार हो आप सभी? और इस बार पेपर पिछली बार भी मैं नहीं बनाया था, ढंग के ही बनाया था। इस बार भी मैं बनाऊंगा, और मैं आज से ही पेपर बनाना शुरू कर दूंगा। और जब तक बायोलॉजी पूरी होगी 10 दिन, मैं रोज के 5 प्रश्न बनूंगा, तो भी मेरे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 का लूंगा, हाँ तो रोज के 10 क्वेश्चन बना लूंगा। तो आज से मैं मेरे प्रश्न बनाना शुरू कर देता हूं, और आप अपना पढ़ना। पढ़ते तो हो ना? बिल्कुल, जाते हैं, खाते पीते और पढ़ जाते हैं।
चलो लिखो स्वस्थानीय संरक्षण। जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान करना। जीवों को प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान करना। एग्जाम्पल लिख दो। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सेंचुरीज, मृग वन, आखेट निषेध क्षेत्र आदि। आखेट निषेध क्षेत्र। फिर लिखो बेटा परस्थानीय संरक्षण। परस्थानीय संरक्षण लिखा। लिखो जीवों को, परस्थानीय संरक्षण में लिखो जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर संरक्षण प्रदान करना। किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर संरक्षण प्रदान करना। एग्जाम्पल लिख दो। चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, जंतु उद्यान, जूलॉजिकल गार्डन, जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल गार्डन, जैविक उद्यान। लिख दिया क्या? लिखा भाई? जैविक उद्यान लिख दिया? तो और लिखो इसके अंदर जीन बैंक, जीन से भी तो जीव को रख सकते हैं। बीज बैंक, पादप के बीज रख करके भविष्य में नए पादप बना सकते हैं। जीन बैंक, बीज बैंक, सीड बैंक, बीज। अरे भाई कोई जाति लुप्त हो रही है, उसके बीजों को सुरक्षित रख दो और भविष्य में वापस बीज बो करके नया पादप बना लो। तो जाति को सुरक्षित रखा नहीं रखा हमने बीज के रूप में? तो ये हो जाएगा प्यारे मित्रों स्वस्थानीय संरक्षण और परस्थानीय संरक्षण। पहला नंबर 1 पॉइंट। कोई दिक्कत इसमें आया समझ में? तो लिखो दूसरा, जैव आरक्षित क्षेत्र, बायो रिजर्व एरिया। दूसरा उपाय लिखो, जैव आरक्षित क्षेत्र। बायो रिजर्व एरिया। हिंदी में लिख दो ना जैव आरक्षित क्षेत्र। लिख दिया? इधर देखो तो फिर क्या होते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र? बेटा जैव आरक्षित क्षेत्र की जो अवधारणा है, पॉलिसी है, ये पॉलिसी दी थी किसने? यूनेस्को ने। किसने दी बेटा? यूनेस्को द्वारा दी गई। और जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में इसका उद्देश्य होता है बेटा जैव विविधता के उपयोग को लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। जैव विविधता के जीवों की संख्या को बचाओ ताकि इनका उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। इस उद्देश्य से यूनेस्को ने
जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जिनकी विश्व में संख्या 34 है। कितनी है मित्रों? 34 एनसीईआरटी के अनुसार। और भारत में इनकी संख्या कितनी है? नहीं सॉरी, 34 तो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट है। भारत में यूनेस्को के जो जैव आरक्षित क्षेत्र बेटा टोटल की संख्या तो है 18। कितनी है बेटा? 18। और यूनेस्को की सूची में कितने शामिल हैं? यूनेस्को ने अपनी सूची में कितने को शामिल किया? याद है किसी को? करंट पढ़ते हो क्या? नहीं तो 11। यूनेस्को की सूची में शामिल कितने बेटा? 11। और टोटल कितने हैं? 18। 18 के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, डाटा याद रखना। अब बेटा ये 18 के 18 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, जिनको यूनेस्को ने क्या घोषित किए? जैव आरक्षित क्षेत्र। और उसमें भी अपनी सूची में शामिल किसको किए? 11 को। अब मित्रों जैसे ये कोई नेशनल पार्क है और इसको मान लो हमने कह दिया ये क्या हुआ? जैव रिजर्व एरिया, बायो रिजर्व एरिया। तो इस क्षेत्र को, इस उद्यान को फिर हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 3। सबसे भीतर वाला क्षेत्र कहलाएगा कोर जोन। क्या कहलाएगा बेटा? कोर जोन। बीच वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कहलाएगा बफर जोन। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? बफर जोन। और ये सबसे बाहर वाला क्षेत्र कहलाएगा हेरफेर क्षेत्र, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैनिपुलेटिंग जोन। तो बेटा कितने भाग होंगे इसके? जैव आरक्षित क्षेत्र जब भी घोषित करेंगे तो उस एरिया को कितने भागों में विभाजित कर लेंगे? 3 भागों में। सबसे अंदर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? कोर जोन। मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा? बफर जोन। और बाहरी क्षेत्र क्या कहलाएगा? मैनिपुलेटिंग जोन। बेटा ये जो क्षेत्र है जिसको हमने क्या नाम दे दिया? कोर जोन, जो सबसे भीतरी क्षेत्र होता है, और यहां पर किसी प्रकार के मानव क्रियाकलाप करने की अनुमति नहीं होती। सीधा प्रश्न आ जाए, बताओ ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा जहां मानव बिल्कुल प्रवेश वर्जित है? कई ऐसे पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो वर्तमान में जैविक उद्यान के रूप में, जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किए जा चुके हैं, उनके अंदर आप जैसे ही जाओगे अंदर एक जगह आपको बोर्ड मिलेगा, यहां मानव का प्रवेश इससे आगे वर्जित है, आप बिल्कुल नहीं जा सकते। तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? दैट इज कोर जोन। लिखा होगा ये कोर जोन एरिया है, यहाँ इससे आगे मानव का प्रवेश करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो वो क्षेत्र कहलाएगा कोर जोन। फिर दूसरा क्षेत्र क्या कहलाएगा बेटा? दूसरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बफर जोन। और ये वह क्षेत्र होगा जहां मानव का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है, केवल शिक्षा या अनुसंधान संबंधी काम की अनुमति होगी। मतलब आप कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई अनुसंधान कर रहे हो, यानी कि शिक्षा संबंधी काम है तो आपका प्रवेश है, वरना आपका भी प्रवेश वहां पर पूरी तरह से वर्जित है। या जीव जंतु पेड़ पौधे स्वतंत्र है, वो अपने खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, मनुष्य का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। और सबसे बाहरी क्षेत्र होगा बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये सबसे बाहरी क्षेत्र है। और इस सबसे बाहरी क्षेत्र को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? इसको कहेंगे हेरफेर। या आप घूम सकते हो, आप विचरण कर सकते हो, पशुओं को चरा सकते हो और सूखी लकड़ी एकत्रित कर सकते हो। तो जैव आरक्षित क्षेत्र जब भी घोषित करेंगे उस एरिया को कितने भागों में बांटेंगे? 3। कौन कौन सा? कोर जोन, बफर जोन और मैनिपुलेटिंग जोन। याद रह जाएगा? तो लिखो यूनेस्को ने जैव विविधता के उपयोग को, यूनेस्को ने जैव विविधता के उपयोग को, यूनेस्को ने जैव विविधता के उपयोग को लंबे समय तक बनाए रखने के उद्देश्य से, लंबे समय तक बनाए रखने के उद्देश्य से
जैव आरक्षित सत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। जैव आरक्षित सत्र, जैव आरक्षित सत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। तो जैव आरक्षित सत्र किसने दी है अवधारणा? तो आगे यूनेस्को ने। क्यों दी? उद्देश्य क्या है? तो उसका उपयोग लंबे समय तक बनाए रखना। लिखो, भारत में संख्या 18। लिख दो, भारत में जैव आरक्षित सत्र की संख्या 18। भारत में जैव आरक्षित सत्र की संख्या कितनी है बेटा? 18। और लिखो, यूनेस्को की सूची में शामिल 11। हाँ, भारत में 18 स्थान है, जिसमें से यूनेस्को ने अपनी सूची में 18 को शामिल किया। सॉरी, 11 को किया। ये वापस पूछ लिया तो निकल गया। सॉरी शक्तिमान। हाँ मैम, करंट में और कर दिया क्या? किसको किया? पन्ना, एमपी वाला। लिखो बेटा 12। लिख दो 12वां पन्ना एमपी का। ये तो करंट जीके है, ये तो चेंज होगा। इसके ऊपर स्टार लगा दो, हो सके 6 महीने एग्जाम नहीं हो तो और कोई घोषित हो जाएगा। 12 लिख दो और साथ में स्टार लिख दो। करंट है, संख्या चेंज हो सकती है। करंट है बेटा, करंट में तो बदल सकता है यूनेस्को, और किसी को शामिल कर दे। पन्ना एमपी, पन्ना है ना एमपी का राष्ट्रीय उद्यान। हुक्म, नेक्स्ट बोलो आगे। तो लिखो, जैव आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। लिखो, जैव आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इस बार फर्स्ट रैंक कौन लाएगा? देखते हैं, समय आएगा और बताएगा। लिखो, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, जैव आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। लिखो, नंबर 1 कोर जोन। नंबर 1 लिखो बेटा, कोर जोन। बस बस, ज्यादा बातें ना तो करनी है ना करता हूं। लिखो कोर जोन। कोर जोन, लिखो यह सबसे भीतरी भाग होता है। सबसे भीतरी भाग होता है जहां किसी प्रकार के मानव क्रियाकलाप करने की अनुमति, जहां किसी प्रकार के मानव क्रियाकलाप करने की अनुमति नहीं होती है। जहां किसी प्रकार के मानव क्रियाकलाप करने की अनुमति नहीं होती है, मतलब मानव का प्रवेश पूर्ण रूप से क्या है? वर्जित। नेक्स्ट, दूसरा लिखो बफर जोन। बफर जोन, लिखो बफर जोन। लिखो, यह मध्य भाग होता है। यह मध्य भाग होता है जहां केवल शिक्षा संबंधी, मध्य भाग होता है जहां केवल शिक्षा संबंधी मानव क्रियाकलाप, जहां केवल शिक्षा संबंधी मानव क्रियाकलाप करने की अनुमति होती है। शिक्षा संबंधी, जैसे अनुसंधान, रिसर्च। शिक्षा संबंधी मानव क्रियाकलाप करने की अनुमति होती है। और तीसरा लिखो बेटा, मैनिपुलेटिंग जोन। मैनिपुलेटिंग जोन, मैनिपुलेटिंग जोन,
लिखो, यह सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। यह सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जहां पशुचारण तथा सूखी लकड़ी, जहां पशुचारण तथा सूखी लकड़ी एकत्रित करने की अनुमति होती है। जहां पशुचारण तथा सूखी लकड़ी एकत्रित करने की अनुमति होती है। तो ये हो गया बेटा आपका कौन सा क्षेत्र? जैव आरक्षित क्षेत्र। लिखो तीसरा बिंदु, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, हाँ लिखो हॉट स्पॉट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तप्त स्थल। लिखो हॉट स्पॉट, तप्त स्थल। हॉट स्पॉट, तप्त स्थल किसको कहते हैं? हॉट स्पॉट तप्त स्थल को। तप्त स्थल किसको कहते हैं? हॉट स्पॉट को। मोबाइल वाला नहीं, हाँ यू नहीं मोबाइल खोल के ये वाला हॉट स्पॉट वो नहीं बेटा। हॉट स्पॉट की अवधारणा ब्रिटिश वैज्ञानिक नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई? ब्रिटिश वैज्ञानिक नॉर्मन मेयर्स। और मेयर्स ने उन स्थानों को हॉट स्पॉट घोषित किया जहां जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है या पाए जाने की संभावना होती है और मानव क्रियाकलाप द्वारा उस जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो, उन स्थानों को हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं। वर्तमान में विश्व में इनकी संख्या 34, जिसमें से भारत में संख्या है 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से? तो लिखा देता हूं मैं, 4 तो याद रह ही सकते हैं, 18 मुश्किल है। चलो एक काम करो, पहले एक लाइन लिखो। देखो हॉट स्पॉट की अवधारणा ब्रिटिश वैज्ञानिक, हॉट स्पॉट की अवधारणा कॉन्सेप्ट ब्रिटिश वैज्ञानिक नॉर्मन मेयर्स द्वारा दी गई। ब्रिटिश वैज्ञानिक नॉर्मन मेयर्स द्वारा दी गई। लिख दिया? तो लिखो आगे, वे स्थान जहां जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है तथा मानव क्रिया द्वारा जैव विविधता को हानि पहुंच रही हो, मानव क्रिया द्वारा जैव विविधता को हानि पहुंच रही हो या हानि होने की संभावना हो, हानि पहुंच रही हो या हानि होने की संभावना हो, तप्त स्थल कहलाते हैं।
हॉट स्पॉट कहलाते हैं। तो हॉट स्पॉट किसको कहेंगे बेटा? जहां जैव विविधता को सर्वाधिक क्या हो रहा हो, हानि, और जैव विविधता भी सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित हो। देखो भारत में संख्या 4, भारत में 4, इंडिया में लिखो बेटा 4 है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, और चौथा लिखो सुंडालैंड। सुंडालैंड। ये 4 है। सुंडालैंड बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास का एरिया है। तो ये 4 वर्तमान में भारत के अंदर हॉट स्पॉट है। पहले 2 थे, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ। तो इनकी संख्या भी लगातार चेंज हो रही है, क्योंकि जो जो आवश्यकता हो रही है वैसे वैसे इनकी संख्या पर्यावरण को बचाने के लिए बढ़ रही है। लिख दिया होगा आप लोगों ने। तो ये भी तो एक उपाय हो गया जैव विविधता को बचाने का। चौथा लिखो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। 3 हो गए ना। चौथा प्रयास बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, नेशनल पार्क की स्थापना। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। बताओ बेटा नेशनल पार्क क्या होते हैं? किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं? केंद्र सरकार द्वारा। लिखो यह केंद्र सरकारों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, जहां जीवों को प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करते हैं। जहां जीवों को प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करते हैं। प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करते हैं। बताओ मित्रों भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? भारत में 3 कैसे हुआ बेटा? राजस्थान में 3 है। भारत में लिखो, भारत में संख्या, इंडिया में। बताओ बेटा इंडिया में कितने राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में? लिखो बेटा 100 से अधिक। हाँ 104 के आसपास है, पर संख्या फिक्स नहीं लिखा सकता, क्योंकि किस राज्य में कब सरकार ने कोई घोषित कर दिया हो मैं करंट अपडेट नहीं हूं। लिखो 100 से अधिक। समझ गए क्यों लिखा है? कारण 104 है, बट 105 हो जाए, 103 हो जाए, ये आप करंट पर निर्भर करेगा। दूसरा लिखो, लिखो भारत विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का, वर्ल्ड का। नेक्स्ट बिंदु लिखो, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का पहला, किसी को याद है क्या? लिखो येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए। विश्व का पहला नेशनल पार्क कौन सा है बेटा? येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है, विश्व का पहला नेशनल पार्क। लिखो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड।
ये विश्व का पहला है। और भारत का पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। और राजस्थान का है भाई, राजस्थान का पहला नेशनल पार्क क्या केवला देव? कब बना था? और केरला देव? भारत का पहला जिम कॉर्बेट है, विश्व का पहला येलोस्टोन है, राजस्थान का पहला। यात्री अपने जोखिम पे सफर करें, आपको लिखना है खुद को, ठीक है? सर्च करके लिख दोगे? नेक्स्ट लिख दो, राजस्थान में राष्ट्रीय नेशनल पार्क की संख्या 3 है। 3, चौथा प्रस्तावित है, अभी अनुमति नहीं दी अभी। और दे दी तो भी टेंशन क्यों लेते हो? इसलिए तो मैंने लिखाया नहीं है, कारण ज्योग्राफी में पढ़ोगे पूरा। राजस्थान ज्योग्राफी वाले पूरे वैसे पार्क पढ़ाने वाले, इसलिए मैं कड़ा के छोड़ दिया मैंने। समझ गए ना कारण? अगला लिखो, बस राजस्थान की संख्या नहीं लिखनी है, नहीं नाम लिखना है, कारण राजस्थान ज्योग्राफी वाले अपने आप पढ़ाएंगे, वो पूरे पार्क पढ़ाएंगे एक एक। चलो, तो ये थी आज की क्लास, इससे आगे पढ़ेंगे कल। थैंक यू।